हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, हमने पार्टनरशिप डीड कर लिया था और एक टॉपिक और हमारा कवर हो चुका था, दैट इज़ बेसिक कांसेप्ट, ठीक है? तो आज का हमारा 4th लेक्चर रहेगा प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब ये प्रोविज़न बोलता क्या है, प्रोविज़न क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हमारा 4th लेक्चर रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले क्या हेडिंग है, प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसके अंदर क्या बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता क्या है 1932, इफ़ ऑल द पार्टनर अग्री, अगर सारे के सारे पार्टनर जो है अग्री करते हैं तो एक माइनर, अब ये माइनर होता कौन है बच्चों, माइनर होता है जिसकी एज जो है वो 18 साल से कम होती है, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। तो अगर जब सारे पार्टनर जो है वो एग्री होते हैं तभी एक माइनर को एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप में। और पार्टनरशिप में जो है एडमिट कैसे, फॉर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के बेनिफिट लेने के लिए ही माइनर को एडमिट किया जा सकता है। कौन सा सेक्शन बोलता है, दैट इज सेक्शन 30 ये चीज़ बोलता है। ओके, नंबर 2, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शनल। ये बोलता है सेक्शन 69। क्या बोलता है कि ऑप्शनल है, अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन, अगर नहीं करवाना चाहते तो आपकी मर्जी है, ठीक है? तो कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको अगर एक फर्म ओपन करनी है तो उसको आपको रजिस्टर कराना जो है कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शनल है, करवा भी सकते हो नहीं भी करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। देन हो गया, अनलेस अदरवाइज अग्रीड अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये बोलता है आपका सेक्शन 35। क्या बोलता है कि अगर आपका पार्टनर जो है डेथ हो गई है उसके बाद आप फर्म को क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। वो मतलब एक तरह से डिपेंड करता है ना, तो डिसॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद आती है हमारी लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर की लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसके क्या क्या दायित्व होते हैं एक फर्म में रहने के लिए, है ना? तो देखिए, Number 1, if a partner carries on business in competition with the firm without the consent of other partner and earn profit from such business। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। तो जैसे हमारे 3 पार्टनर थे, अब 3 पार्टनर्स मिलके इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस शुरू किया, दैट इज ज्वेलरी शॉप, ठीक है? ये ज्वेलरी शॉप का काम करते थे। अब इनमें से ना किसी एक पार्टनर ने क्या किया, इन लोगों को बिना बताए या बिना कंसेंट लिए इन्होंने अपनी एक अलग से ज्वेलरी की शॉप कर ली, ठीक है? और उस ज्वेलरी की शॉप पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हो, जैसे प्रॉफिट ये कमा रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है? तो अगर इनको पता चल गया कि हाँ ऐसे ऐसे करके जो थर्ड पार्टनर था उसने क्या की हुई है, साइड बाय साइड एक ज्वेलरी की शॉप करी हुई है बिल्कुल हमारे ही बिजनेस की तरह, तो फिर एक्ट क्या बोलता है, लाइबिलिटी क्या बनती है पार्टनर की कि इसको जब जितना इसको प्रॉफिट होगा ना वो सारा का सारा प्रॉफिट इसको वापस फर्म को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों से इसने कोई कंसेंट नहीं लिया है, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनो, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस इन कंपटीशन, अगर एक पार्टनर जो है सेम कंपटीशन का अपनी एक फर्म जो है वो अदर विदाउट अदर पार्टनर्स के कंसेंट से ओपन कर लेता है एंड अर्न प्रॉफिट, और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाता है उस बिजनेस से, द प्रॉफिट शैल बी पेड टू द फर्म। वो जो प्रॉफिट है पता लगने पर, जब तक वो अपना कमा रहा है, जब तक इन लोगों को नहीं पता है तब तक वो खा रहा है प्रॉफिट, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस दिन इनको पता चल गया तो उसको जितना भी प्रॉफिट फर्म को हुआ था वो सारा का सारा वापस देना पड़ेगा। तो ये क्या है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर है। ओके, फर्स्ट लाइबिलिटी तो ये हो गई। उसके बाद आते हैं हम सेकंड लाइबिलिटी। सेकंड क्या बोलती है, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म और यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी देन द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। अब इसको भी पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि सब क्या हुआ कि 2 पार्टनर थे, इसने एक ने क्या किया, अब क्या है 2 पार्टनर थे, इस फर्म को ना कुछ परचेज करना था, सपोज रॉ मटेरियल परचेज करना था, ठीक है? तो एक पार्टनर ने बोला कि अच्छा ये रॉ मटेरियल भी, इसका तो मेरा एक दोस्त काम करता है, हम उससे रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है? तो अब ये गया अपने फ्रेंड के पास कुछ ना गुड्स परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए, ठीक है? तो सपोज इसने क्या बोल दिया कि जो रॉ मटेरियल था वो कितने का है, तो सपोज 15 लाख रुपए का है, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि वो उसका दोस्त था तो उसको दे दिया उसने 14,50,000 का, लेकिन एक्चुअल में कितने का था, जो आपका रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ये फर्म से कितने पैसे लेकर गया था, 15 लाख रुपया, ठीक है? लेकिन क्योंकि वो दोस्त था उसका तो उसने बोल दिया चल कोई बात नहीं, तेरे को 50 का
लगा ले 50,000 का कम दे देता हूँ, तो उसको कितने का मटेरियल पड़ा, 14,50,000 का मटेरियल पड़ा, ठीक है। अब ये जो 50,000 थे, ये इसने क्या किया, खुद की जेब में डाल लिए, प्रॉफिट हो गया, और फर्म में जाके बोल दिया कि भाई मेरे को तो कितने का मटेरियल पड़ा है, 15 लाख का। ओके, तो ये समझ में आई। तो अगर जब तक नहीं पता है तो अपने गई जेब में, लेकिन अगर उसको पता चल गया कि ऐसे ऐसे करके बात थी और वो मटेरियल में 50,000 रुपये बच गया था प्रॉफिट, तो वो उसको वापस फर्म को ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये लाइबिलिटी होती है। अब वापस से हम पढ़ते हैं एक बार, क्या बोलता है, इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, अगर एक पार्टनर जो है वो अपने आप से ही प्रॉफिट कमाता है, किसी भी ट्रांजैक्शन, फर्म की कोई भी ट्रांजैक्शन है उससे अगर उसने खुद से कोई प्रॉफिट कमा लिया है, और यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, या फिर फर्म की कोई भी प्रॉपर्टी यूज करने से उसको कोई प्रॉफिट हुआ है, देन द प्रॉफिट सो अर्न, तो उसने जो भी प्रॉफिट कमाया है शुड बी पेड टू द फर्म, तो वापस फर्म को ही पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये लाइबिलिटीज दो हैं, ये इनको अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। कई बार आपको सीबीएसई 1 मार्क में ये चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। अब आता है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वेयर इट डज नॉट हैव अ क्लोज इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, देन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई, कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनवाई ही नहीं है तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कानून क्या क्या बोलता है, क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो नंबर 1 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने क्या समझाया था आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो नील होगा, यानी कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको समझाया था, तो वो भी नील, किसी को पे नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे करता था, बिजनेस पे करता था और पार्टनर्स को मिलता था, तो बिजनेस कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेगा। देन पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किसी भी पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल लगाई है, सपोज 3 पार्टनर थे, इन 3 पार्टनर्स ने, एक ने 1 लाख लगाया, एक ने 50,000 लगाया, एक ने 30,000 लगाया, तो किसी कैपिटल कितनी मर्जी हो, लेकिन पार्टनर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो अगर आपके पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 2 टर्म समझाई थी, एक था इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, एक इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। तो टू लोन में मैंने आपको करवाया था नील, कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने कोई लोन लिया है तो फिर क्या होगा, तो 6% फर्म को पे करना होगा, ठीक है। ये आपके लॉज बोलते हैं, कौन सा कानून बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक और आता है, दैट इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि कई बार ना बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ओके। एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको 11th क्लास में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब 11th क्लास में आप याद करो कि 11th क्लास में आप वही 3 चीज़ें बनाते थे, क्या, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, याद है आपको। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम क्या करते थे, डेबिट साइड में क्या करते थे, हम पूरा का पूरा डेबिट साइड में जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो सारे के सारे हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते थे डेबिट साइड में, ठीक है। और फिर जो हमारा प्रॉफिट होता था, ग्रॉस प्रॉफिट में से वो सारे के सारे इनडायरेक्ट जो है हम लेस कर देते थे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जितने भी आपकी आइटम्स आती हैं, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारी हमारी क्या होती हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ऐसे चार्जेस या ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हम प्रॉफिट में से हमें माइनस करने पड़ते हैं, है ना। शुद्ध प्रॉफिट आने के लिए या नेट प्रॉफिट लेके आने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट में से चार्ज जो है वो माइनस करने पड़ते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, क्लियर है। तो अब इसका नेचर पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन एक्सपेंस, ये क्या है, एक एक्सपेंस है, इधर डिडक्टेड फ्रॉम रिवेन्यू, जो कि रिवेन्यू में से क्या किया जाता है, डिडक्ट यानी कि माइनस किया जाता है, टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। ओके, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जब ये नेट प्रॉफिट आपका निकल के आ जाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, अब इसको बांटेंगे कैसे। अब तक तो आपने क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था तो उसमें आप इसको बांटते ही नहीं थे, लेकिन अब तो 12th क्लास में आप क्या पढ़ रहे हो, 12th क्लास में तो आप 2 पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, तो 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो इन नेट प्रॉफिट को हमें उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांटने को ही हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को बांटना।
अपना, क्लियर है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो आप 12th क्लास में आके एक अकाउंट बनाते हो, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर आप इसको बांट के दिखाते हो, क्लियर है। तो पढ़ते हैं, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। इसका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या है कि आप नेट प्रॉफिट को आप कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ओके, रिकॉर्ड इट इज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। और इट इज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल हो गए, रेंट पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर को रेंट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, मैनेजर्स की कमीशन दे दी, तो इसके लिए ये क्या होते हैं, हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। और हर एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए हम क्या बनाते हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ही इनकी एंट्री करनी पड़ती है, ये कहीं नहीं जाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। और चार्जिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर की कमीशन, ये होते हैं हमारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि बांटने पड़ते हैं ना, तो पार्टनर्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ वापस से, कि जैसे फर्म में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, बता देती हूँ। जैसे आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ऐसे ही बनाते हो ना 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, यही हमारा फॉर्मेट होता है। तो आप यहाँ पे लिखते हो क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक समथिंग, फिर आप करते हो परचेज की एंट्री, फिर आप परचेज रिटर्न कर देते हो, फिर आप जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे उनको लिखते थे, फिर आप इस साइड में सेल्स करते थे, सेल्स रिटर्न करते थे, क्लोजिंग स्टॉक करते थे, फिर आप इनको कास्ट करते थे, है ना, कास्टिंग करते थे इन सब की। फिर आप इन सबको करने के बाद आप बैलेंसिंग करते थे, बैलेंसिंग करने के बाद अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस बच जाता था तो आप इसको क्या बोलते थे, क्रेडिट बैलेंस को, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट, है ना। तो ये ग्रोस प्रॉफिट है। ग्रोस प्रॉफिट निकालने के बाद जब आप ग्रोस प्रॉफिट में से रेंट माइनस कर देते हो, सैलरी माइनस कर देते हो, या बैड डेट्स माइनस करते हो, दैट इज खर्चे, है ना, जब आप इनमें से खर्चे एक्सपेंसेस यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो, तो आपके पास निकल के क्या जाता है, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। और इन्हीं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप क्या बोलते हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि आप प्रॉफिट में से इनको क्या करते हो, माइनस कर देते हो, ठीक है।